हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा जो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर जो वैद्युत द्विध्रुव के लंब दिशा में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो गया कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के लंब दिशा में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। तो अब हम जो है इसको ऊपर करते हैं और इसके नीचे हम जो है वैद्युत द्विध्रुव को नीचे लाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से है, जिसमें कि एक साइड में माइनस क्यू आवेश है, दूसरे साइड में प्लस क्यू आवेश है और दोनों के बीच की दूरी 2d होती है। यह वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके लंब दिशा में यहाँ ओ बिंदु मान लेते हैं, इस जगह पर ओ बिंदु है। इस ओ बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लंब दिशा में इसके मध्य बिंदु पर जो यह पूरी दूरी यहाँ से सीधी दूरी है, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। और इसके बाद ये दूरी जो है स्मॉल डी है। यह पूरा जो है एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये बीच वाला पूरा एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इसमें हम कर्ण का मान निकालते हैं, क्योंकि माइनस क्यू बिंदु से ओ तक की सीधी दूरी से ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। इसी तरह से प्लस क्यू आवेश से ओ बिंदु की सीधी दूरी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो इस कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र यहाँ लिखेंगे, लंब का वर्ग, सूत्र को हम यहाँ लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब जो है हमें कर्ण का मान प्राप्त करना है, तो इधर से वर्ग हटाएंगे, दूसरे साइड में जो है कर्ण लग जाएगी। अब इधर कर्ण की जगह पर हम यहाँ स्मॉल आर एक बार मान चुके हैं, इसलिए इस लंबाई को कैपिटल आर मानेंगे। तो कैपिटल आर बराबर, और लंब का मान जो है यहाँ पर स्मॉल आर है, आधार का मान डी है, तो इसलिए लंब का वर्ग स्मॉल आर स्क्वायर का वर्ग प्लस डी का वर्ग, क्योंकि आधार की जगह पर यहाँ डी है तो डी स्क्वायर हो गया। अब यह कैपिटल आर बराबर कर्ण के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह से अब यह इसके कर्ण का मान आपको जो है प्राप्त हो गया। तो अब इसको हम इसको हम साइड करते हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि आगे क्या ज्ञात करना है। इसके बाद हम जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें निकालते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसलिए हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू टू डी होता है। एक आवेश और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो है वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो इसलिए अब हम जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू टू डी। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट जो है लिखते हैं, जिसमें cos थीटा के मान की भी जरूरत होगी। तो यहाँ cos थीटा बराबर हम लिखते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यह कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आधार का मान यहाँ डी है और कर्ण का मान कर्ण के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बटे में हम लिख देंगे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर्ण के अंदर। तो यहाँ जो है cos थीटा का मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम इसको बगल करते हैं। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान इस कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब इसके बाद हम जो है इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर हम यहाँ पर अब हम निकालते हैं बिंदु ओ पर माइनस क्यू, बिंदु ओ पर अब हम निकालेंगे बिंदु ओ पर
बिंदु बिंदु O पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान अंडर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर माना जा सकता है, कैपिटल आर का स्क्वायर यहाँ पर हमने दिखाया है सूत्र में, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर है इसका मान, तो इसी दूरी को लिया जाएगा आर के रूप में। तो आर स्क्वायर सूत्र में हमने बताया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर का मान हमने यहाँ निकाला है कड़ी के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कड़ी के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यह जो है कैपिटल आर का स्क्वायर है, इसलिए कड़ी के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब जब हम कड़ी का वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाता है, तो कड़ी हट जाएगा तब हम इसको लिखेंगे क्यू अपान कोष्ट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, अर्थात यह हो गया E1 का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम जो है बिंदु 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 O पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, उसी तरह से यहाँ फिर कैपिटल आर का मान अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे। तो अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, कड़ी के अंदर आर का मान, तो आर का स्क्वायर हो रहा, बाहर से स्क्वायर लगा दिए, तो 2 की कड़ी है और 2 की घात भी हो रही है, इसलिए कड़ी घात हट जाएगा, तो क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसको कोष्ट में रख देते हैं। तो अब इस तरह से E2 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। तो अब इसको हम जो है साइड में रख देते हैं, और फिर अब इसके बाद जो है E1 E2 का मान हम मूल सूत्र में रखते हैं। तो मेन रूप से अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम लिखते हैं कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर चूंकि जो है E1 बराबर E2 है, क्योंकि यहाँ पर मान देखिए E1 E2 का दोनों का मान जो है एक जैसा है, इसलिए E1 बराबर E2। तो E1 बराबर अगर E2 है तो E2 की जगह पर E1 मान सकते हैं, तो यह पद जो है 2 बार हो गया, इसलिए इसको लिखेंगे 2E1 cos थीटा। अब इसके बाद हम जो है आगे लिखते हैं 2 इंटू E1 cos थीटा का मान यहाँ निकाला गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, तो वही मान इसकी जगह पर लिख दिया गया। और यहाँ cos थीटा का मान निकाला गया है d अपान अंडर रूट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, तो cos थीटा की जगह पर जो है ये वैल्यू रख दिया गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है अब इसके बाद इसके मान को हल करने के लिए हम यहाँ पर स्मॉल, चूंकि स्मॉल डी स्क्वायर को स्मॉल आर स्क्वायर की तुलना में जो है नगण्य माना जा सकता है। जैसे मान लिया आप 1/2 किसी चीज को आप लिखते हैं 1/2, तो 1/2 किसी चीज का आधा है, अगर 1/2 में 1/2 का गुणा कर दें तो यह हो जाता है 1/4। इसका मतलब अब यह आधा नहीं रहा, कितना हो गया, चौथाई हो गया, मतलब इसकी 1/2 की अपेक्षा 1/4 और भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब इसी तरह से डी का मान तो पहले सूक्ष्म था ही, लेकिन डी जब स्क्वायर रूप में हो गया तो यह अत्यधिक सूक्ष्म हो गया, जिसका मान हम नगण्य मान सकते हैं, मतलब शून्य के बराबर, शून्य से भी छोटा मान सकते हैं। तो इसलिए हम जो है डी स्क्वायर को इस सूत्र से हटा देंगे। तो जब हम इसको सूत्र से हटाएंगे तो यह हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा, सूत्र से हटाने के बाद इसका मान हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर जो है हम जो मान लिख रहे थे डी स्क्वायर सब जगह से हट गया, तो इसका मतलब यह हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ डी अपान अंडर रूट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ रूट भी है 2 का और 2 की घात भी है, तो रूट और घात जो है हट जाएगा, यहाँ सीधा स्मॉल आर हो जाएगा। अब जो है यहाँ स्मॉल आर की एक घात है, 2 घात इसमें है, दोनों घात जुड़ जाएगी तो स्मॉल आर पर जो है 3 घात हो जाएगी, अर्थात 3 की घात हो गई। अब यहाँ पर सूत्र में आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र में P बराबर Q इंटू 2D होता है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर जो है 2 इसके आगे है और यहाँ Q है, यहाँ D है, तो Q इंटू 2D यहाँ लिख दिए, तो Q इंटू 2D बराबर इस सूत्र के आधार पर जो है P हो गया, तो P अपान स्मॉल आर क्यू।
यही जो है आपका प्राप्त हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल सूत्र।